Well, today's topic is properties of matter. Properties of matter में हम लोगों ने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को पहले कर चुके हैं, राइट? यस। आज का डिस्कशन होगा इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी किसकी होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड और गैस की होती है। सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी होती है वो केवल लिक्विड की होती है, और जो इलास्टिसिटी है वह प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की होती है, राइट? यस। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है इसकी बात हम लोग अब करेंगे। यदि किसी बॉडी पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करें तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। If external forces are applied on a body, it undergoes deformation. Yes. Right? अब जब ये जो फोर्सेस लगाए जाते हैं जिससे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं। यस। ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस जब रिमूव कर दिए जाए, if the deforming forces are removed, the body may regain its original shape. ठीक? बॉडी की जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है, the property of matter by virtue of which it happens, Yes. that is called Elasticity. right? Yes. क्या मैंने बताया? External forces are applied on the body undergoes deformation. Yes. These applied forces are called deforming forces. When these deforming forces are removed, the body may regain, नहीं कर सकता है, may regain its original shape. The property of matter by virtue of which it happens is called Elasticity. ठीक। अब ये इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे कि अभी इस हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये जो बॉडीज होती है दो तरह की होगी, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक पार्शियल। ये जो बॉडी है वह इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होगी यहाँ पर उसके बारे में हम सोचेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो क्या कहलाता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी वह क्या कहलाता है, ठीक है ना? तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें एक टर्म आएगा वह इक्विलिब्रियम, राइट? जरा उसके बारे में देखते हैं। इक्विलिब्रियम पर चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम में जो क्वालिटेटिव बात है जो उसका मीनिंग हम समझ लें वो यह है कि जैसे देखो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो। Yes. इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। तो एफ नेट हम लिखे जीरो Yes. और टॉर्क नेट टॉर्क जीरो, है ना? ये कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक? Yes. उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, उस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। Equilibrium. अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन तरह का होता है, ये मालूम होगा। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और एक आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा जरा उस पर हम बात कर ले, क्योंकि वो आने वाला है इससे। देखो ये एक स्मूथ सरफेस है, ये कनकेव सरफेस। यहाँ पर एक ब्लॉक को हमने रख दिया है, इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, डब्ल्यू एनर्जी। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यदि इस ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस किया जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन से, if this body is slightly displaced from its equilibrium position, it will try to come back to its original position. Yes. क्या इसको थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? It will have tendency to come back to its original position. इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको है हम क्या कहेंगे? Stable. हाँ, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दूसरी सिचुएशन देखो, ये है कन्वेक्स सरफेस हमने बनाया है, Yes. यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा है, इस पर भी फोर्सेस को यदि हम कंसीडर करें कि द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल एंड दीस टू आर बैलेंसिंग ईच अदर। Yes. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हुआ, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, है ना? तो इट विल हैव टेंडेंसी टू गो फर्दर। Yes. उसी डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इसकी होगी। इट विल हैव नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल Position. वो आगे की तरफ ऐसे ही जाएगा, पीछे आने की इसकी टेंडेंसी नहीं होगी। नहीं होगी। Yes.
ठीक है ना, अपना जो इनिशियल पोजीशन है उधर की तरफ आने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। यस और एक तीसरा इक्विलिब्रियम है जिसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये देखो प्लेन सरफेस, इसमें इस ब्लॉक को रखा है, अगेन these two forces are acting on this body, one is gravitational pull vertically downward and the normal reaction force acting in the upward direction, okay, and these two forces are balancing each other. Of course this is in equilibrium. अब इसको यदि हम इस पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो जैसे हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे वही रहेगा ना, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी ना पीछे जाने की होगी, ठीक है ना। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ओके। यस तब प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझा और एक टर्म समझा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होनी चाहिए। दिस इज द क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। यस अब क्वांटिटेटिव के बारे में और जो बातें डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो इसके कंसिडरेशन से परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, ठीक है। If deforming forces are removed, the body may completely regain, है ना। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर दें तो बॉडी यदि अपने ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली रिगेन कर दे तो इस तरह की बॉडी को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब यदि डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हम रिमूव कर दें उसके बावजूद ये यदि बॉडी इवन पार्शियली थोड़ा भी नहीं अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करे तो इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। लेकिन इन प्रैक्टिस कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती है, ये तो आइडियल सिचुएशन हुआ। क्यों? अब हम लोग देखते क्या है कि ये जो किस तरह से हम मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन ए मॉलिक्यूलर मॉडल, राइट। हम मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी बॉडी है दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और बॉडी में द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर फैशन या स्पेसिफिक फैशन, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उस म्यूचुअल अट्रैक्शन की फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, राइट। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। एक पर्टिकुलर वैल्यू से दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है उसको ज़्यादा कर दिया जाए तो यह जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दैट बिकम्स जीरो। यस मान लो कि ये वैल्यू जो है आर नॉट है, आर नॉट को हम लोग रेंज कहते हैं। यदि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन आर नॉट से कम हो या उसके बराबर हो तब तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, और यदि आर नॉट से ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, दैट विल बी रिड्यूस टू जीरो, ठीक है ना। अब यदि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो उससे जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण उस पर फोर्स लगता है, ठीक। एंड दिस मॉलिक्यूल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम में होगा। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यदि कंसीडर किया जाए तो दैट इज एक्टेड अपॉन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, यस ठीक। जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं तो दिस मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। जब डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तब क्या होता है कि उसमें इंटरनल फोर्सेस डेवलप एंड दीज इंटरनल फोर्सेस ट्राई टू ड्राइव द डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक। तो इंटरनल फोर्सेस डेवलप करते हैं और ये डेवलप फोर्स क्या करता है कि जो डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनिशियल पोजीशन में लाने की वो कोशिश करता है। जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस जो अप्लाई किए गए हैं जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस कह रहे हैं उनको रिमूव कर देते हैं तो ये जो डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, यस एंड द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। यस आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस तो हम लोग देखा कि इलास्टिसिटी क्या है, राइट।
और उसके बाद देखा कि इस इलास्टिसिटी को प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर किस तरह से हम समझ सकते हैं। अब इस पे एक दूसरा टर्म हम यूज करेंगे, स्ट्रेस। तो देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और वो कितने तरह का होता है। इस स्ट्रेस को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस ओके। एक हम ऐसे किसी बॉडी पर विचार करते हैं। आई थिंक दिस डायग्राम इज ऑलराइट। ठीक, ऑन दिस बॉडी सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग। ये इस तरह से हम फोर्सेस को दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और ड्यू टू दिस फोर्सेस द बॉडी में बी डिफॉर्मेशन हो सकता है। अब इसमें क्या करें कि इसका जब जैसे ही डिफॉर्मेशन होगा इंटरनल फोर्स डेवलप करेगा और इसका एक क्रॉस सेक्शन हम ऐसे लेते हैं। ठीक, तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप करेगा इस पर इस तरफ ऐसे और ये देखो इधर ऐसे। ये जो फोर्स हमें दिख रहा है इस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है ना, Yes. वह मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है दूसरे के Opposite. ऐसे इस क्रॉस सेक्शन। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन को यदि हम यहाँ पर बाहर दिखलाएं, ये देखो इस तरह से क्रॉस सेक्शन है और ये फोर्स को हमें दिखलाए इस तरह, ये जो फोर्स है और इस फोर्स को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं। One component is perpendicular to this cross section and the other is parallel to this. एक कंपोनेंट हुआ जो परपेंडिकुलर है और एक इसी पे है इसे, इसको हम एफ एन नॉर्मल कंपोनेंट कहेंगे, ये एंगल थीटा है और ये जो कंपोनेंट है जो इसके सरफेस पे है वो एफ टी है, ये टेंजेंशियल कहेंगे। ठीक, तो एफ एन नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक, और एफ टी ये क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। इज इट क्लियर? Yes. मैंने कहा कि several forces are acting on this body. These forces will deform the body. जैसे ही ये डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट, Normal component. नॉर्मल कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं, Yes. ठीक, कंपोनेंट। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। तो जब बहुत सारे फोर्सेस इस पर लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, द बॉडी विल अंडरगो डिफॉर्मेशन। जैसे इसमें डिफॉर्मेशन होगा इंटरनल फोर्स विल डेवलप और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन लिया, इस पर इधर फोर्स है इधर फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है और इस फोर्स को हमने यहाँ पर दिखलाया है। इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया है। एक जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है एंड द अदर कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस, मतलब इसी सरफेस पे है। इसको नॉर्मल कंपोनेंट कहेंगे, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे और ये जो सरफेस है उसका एरिया हम कह रहे हैं डेल्टा एस। ठीक, एफ एन नॉर्मल कंपोनेंट एफ एन हुआ, एफ एन क्या एफ कॉस थीटा होगा, Yes. ठीक है ना, और एफ एन बाई डेल्टा एस लिखें, इसको हम लोग करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी लिखते हैं, Yes. लॉन्गिट्यूडनल Stress. स्ट्रेस, राइट। जब ऐसा हम कहें तो ये बात समझ जानी चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट है एफ टी,
जिसे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कर रहे हैं, क्या ये एफ साइन थीटा होगा? यस सर। ठीक? और एफ डी बाई डेल्टा एस होगा, इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। इसको शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, यस सर। अब देखो ये जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस मैंने लिखा है वह दो तरह का होता है। उस चीज को जरा यहां पर समझने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जैसे मान लो कि एक रॉड ले लिया ये, नहीं, इस पर हमने इस तरह से फोर्स लगाया है। ठीक, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा कि ऐसे देयर विल बी एलोंगेशन होगा ऐसे, इसमें इसका लेंथ बढ़ेगा। तो एक इस डिवाइस में यदि हम लोग दिखलाए क्रॉस सेक्शन ऐसे, तो ये एफ इंटरनल फोर्स इधर एफ, ठीक है ना, आइए डेल्टा एस है। तो यहाँ पर एफ बाई डेल्टा एस जो होगा इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यस सर। इसका क्या नाम है? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, और यदि उस पर ऐसे एंड्स पर ऐसे फोर्स लगाया जाए, वो फोर्स इस तरह का हो। इज द फिगर विजिबल? यस सर। ये फोर्स ऐसे लगाया है, आइए क्रॉस सेक्शन लिया तो देखो इस पर ये फोर्स ये ऐसे आएगा, इंटरनल फोर्स जो होगा, तो एफ है ये, एफ एफ, तो एफ और डेल्टा एस ये जो होगा इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तो जब हम स्ट्रेस कहेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा इस तरह से समझा जाना चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस आएगा, या ऐसे हम कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल की बात करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ये दिमाग में बात आनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड, इलास्टिसिटी से रिलेटेड हम लोगों को हुक्स लॉ, ठीक है, हम लोगों को हुक्स लॉ जानना है। हुक्स लॉ क्या है उस पर जरा बात करते हैं। हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ का है, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ठीक है ना? अंडर इलास्टिक लिमिट ध्यान रखना है, एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होता है। तो जहां तक ऐसा होता है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहेंगे। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन होता है दैट इज लीनियर। यस। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने एक वायर कंसीडर किया है, ये दिखलाया है। दिस एंड फॉर वायर वन, दिस एंड वो इज फिक्स्ड, ठीक है, और एंड जो फ्री एंड है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज अराउंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर का जो लेंथ है उसके अराउंड ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया है। डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? इसका जो लेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एल इसका नेचुरल लेंथ है, एल नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर, क्या? यस। और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वह ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे, सेक्शनल एरिया, राइट? यस। और डेल्टा एल जो हुआ ये क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। स्ट्रेस के लिए हम लिखेंगे जो फोर्स यहां पर दिखाई पड़ रहा है एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, यस। ये स्ट्रेस। ठीक है ना? अब ये देखो इस पे ये इसमें लगाया है, ये टेंसाइल है, इसके लेंथ को बढ़ा रहा है इसे,
तो यहाँ पर ए बाई ए ये स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस कहेंगे हम लोग। ये कैसा स्ट्रेस कहना है? लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडल, ठीक है। और डेल्टा एल बाई एल इस क्वांटिटी का ही नाम है स्ट्रेन। ये पर्टिकुलरली हम इसको लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहेंगे। ये स्ट्रेन है, ठीक। अब हम लोगों ने देखा इसमें इस लॉ में कहता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। हुक्स लॉ। तो फ्रॉम हुक्स लॉ हम क्या देखेंगे? फ्रॉम हुक्स लॉ स्ट्रेस कितना? ए बाई ए, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डेल्टा ए बाई, एल। ठीक है। अब यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करें तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर ए बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल। ये जो y देख रहे हो ये कांस्टेंट है, इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हियर y is a constant which is called Young's modulus of elasticity. Modulus of elasticity. ठीक है। ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका जो वैल्यू होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर डिफरेंट मटेरियल्स इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट मटेरियल पर इसका वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक। जैसे कॉपर है तो कुछ होगा, ग्लास है तो कुछ और होगा, स्टील है तो कुछ होगा, ठीक है ना। एक बात होगी। दूसरी चीज यहाँ पर देखो कि डेल्टा एल बाई एल, ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रेन के बारे में कहा, क्या ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है? इट विल हैव नो डायमेंशन। डेल्टा एल एल का डायमेंशन लेस हो गया, यस सर। इट हैज नो डायमेंशन। क्या? यस सर। तब यहाँ पर देखो तो जब इसका डायमेंशन नहीं है तो y का जो डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होना चाहिए। तो y ये जो लिखेंगे ये y, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? विल हैव डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। क्या? तो y का डायमेंशन फार्मूला हमको लिखना हो तो फोर्स क्या लिखेंगे? एम एल टी रेज़ टू पावर -2, फोर्स का डायमेंशन हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एरिया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं एम एल रेज़ टू पावर -1 और टी रेज़ टू पावर -2। क्या यह एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा? यू मस्ट रिमेंबर। यदि इसका यूनिट हम लिखना चाहें तो इसका तो यूनिट भी नहीं होगा, तो ये क्या होना चाहिए? फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यूनिट इसका लिखना होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या? फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे न्यूटन में, एरिया को एक्सप्रेस करेंगे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हुक्स लॉ। तो क्या इस तरह से हम लोग देख लेंगे। तो इसमें जो भी बेसिक बातें होंगी, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ये होता क्या है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम हम रख रहे हैं, जैसे एक वायर है, राइट, यस। एक वायर है और एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड by applying external force the length
is increased by 2%. देखो वेरी सिंपल बेसिक जो एप्लीकेशन है उसका जो डेफिनेशन मैंने दिया है स्ट्रेन के लिए, हम फोर्स लगाकर उसके लेंथ पे क्या कर रहे हैं 2% इंक्रीज कर रहे हैं. फाइंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर, क्या वायर में जो स्ट्रेन डेवलप करेगा वह क्या होगा. मान लो कि इस वायर का जो नेचुरल लेंथ एल है और जो इंक्रीज हुआ डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना, आई इंटू 100, क्या यह 2 दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हो गया. ओरिजिनल लेंथ उसका नेचुरल लेंथ एल है, इंक्रीज हुआ है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वायर. ठीक है ना. तो अब डेल्टा एल बाई एल लिखें तो यह कितना हो जाएगा, क्या ये 0.02 होगा? यस सर. नहीं, क्या डेल्टा एल बाई एल यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है? यस सर. नहीं, दिस इज द longitudinal strain developed in the wire, And the wire. क्या Yes sir. एक दूसरा सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए. जैसे मान लो एक हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है, वायर है एक रिंग का, और इसका रेडियस जो है वो आर है. ठीक है. और इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसका जो रेडियस है उसको हम 2% इंक्रीज कर रहे हैं. रेडियस ऑफ द रिंग is increased by 2%. तब कहते हैं find a strain developed in the wire of the ring. Find a strain developed in the wire of the ring. अब सोचो, इसमें सिंपल एग्जाम्पल है ये, उसको कैसे हम सोचेंगे ये बताओ. तो रेडियस में और उसका जो सर्कमफेरेंस है, लेंथ, ये जो सर्कमफेरेंस होगा दैट विल गिव द लेंथ ऑफ द वायर Yes. ऑफ व्हिच द रिंग इज मेड. तो क्या हम ये एल लिख सकते हैं 2 पाई आर? Yes sir. रेडियस दिया हुआ है, आर है. यदि आर है तो उसका जो लेंथ होगा वायर का ये होना चाहिए. यदि रेडियस में चेंज होगा तो एल में भी चेंज होगा. तो स्मॉल चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा एल इसको, और इसके लिए क्या लिखेंगे 2 पाई और डेल्टा R. नहीं, तो डेल्टा आर इंक्रीज हो रहा है लेंथ में सॉरी रेडियस में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा इन द लेंथ ऑफ द वायर तो ये होना चाहिए. अब डेल्टा एल बाई एल, क्या हम डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे? Yes sir. क्या ये रिलेशन आया? नहीं, तुम्हारे प्रॉब्लम में डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, क्या 2 दिया हुआ है? Yes sir. उसका रेडियस जो है 2% हमने बढ़ाया है, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये जो हुआ परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस है, एंड दैट इज गिवन ओवर हेड 2. तो डेल्टा आर बाई आर जो होगा उसको क्या लिखोगे? ये क्या 0.02 होगा? Yes sir. क्या 0.02? इज इट ऑलराइट? Yes sir. अब यहां पर जो देख रही है, क्या यही है स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर ऑफ द रिंग? Yes sir. Wire of
द रिंग, क्या वायर के जो देख रहे वायर है रिंग का, तो वह उसमें जो स्ट्रेंथ डेवलप करेगा डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा आर बाई आर आ गया तो लिख सकते हो कि नहीं? डेल्टा एल बाई एल क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 0.02। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. These are some basic examples for strain. अब स्ट्रेन के लिए हम एक अलग से एग्जाम्पल देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्या इसको बताया है? Yes, sir. यस, यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम लोगों ने न्यूटन का जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इस तरह के प्रॉब्लम्स को किया है। सपोज करो कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है एंड ए ब्लॉक इज प्लेस्ड हियर, एक पुली है, ये लाइट स्मूथ, ठीक, और एक स्ट्रिंग हमने ऐसे रखा और एक दूसरा ब्लॉक ऐसे यहां पर कनेक्ट कर दिया। सरफेस स्मूथ है, अब पुली क्या है? लाइट है। ये जो कनेक्टिंग वायर है उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, और जो नेचुरल है उस वायर का वो क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर वाई एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एल क्या है? नेचुरल, ठीक। और ये जो स्टेबल है, दिस सरफेस ऑफ द स्टेबल इज स्मूथ, और लाइट कैसा है? ये जो पुली है वो कैसा है? लाइट है एंड स्मूथ। अब इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, इसका मास है, द सिस्टम इज लेफ्ट फ्री। इसको यदि हम छोड़ देंगे तो क्या यह नीचे आएगा? Yes, sir. और जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऐसे जाएगा, ठीक। उस तरह की फाइंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन द स्ट्रेन। दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेन है उसमें जो स्ट्रेन डेवलप करेगा वो क्या होगा? तो स्ट्रेन को निकालने के लिए पहले हम जान लेंगे कि इसमें टेंशन क्या होगा, एंड दैट इज वेरी सिंपल। इसके लिए इक्वेशन ऑफ फोर्स से लिखते हो, क्या इस पर क्या फोर्स लगेगा? 2mg नीचे 2mg. और टेंशन की ऊपर, Yes, sir. और ये 2ma क्या है? इस ब्लॉक पर ये फोर्स नीचे 2mg ग्रेविटेशनल पुल, टेंशन ऊपर, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, ये रिलेटेड फोर्स 2ma। क्या इक्वेशन हो गया? Yes, sir. और सिमिलरली इसमें तो टेंशन इधर लगेगा, एक ही रोटेशन फोर्स लगना है, तो T इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? ma। MA. और इसको तो हम ऐसे कर दो, इसको तो हमने ऐसे किया, और 2mg इक्वल टू क्या हो गया? 3MA. 3ma। क्या तो a कितना आया? 2g/3, Yes, sir. नहीं a आ गया। जब a आ गया तो उसमें रखो, इसलिए टेंशन जो T आया वो क्या आएगा? m, a की जगह क्या लिख दिया? 2g/3. तो क्या यह 2mg/3 by 3. हो गया? Yes, sir. ये टेंशन हो गया। तो हुक के लॉ से T/a, ये देखो स्ट्रेस हो गया, हाँ. और y और डेल्टा L/L, यह क्या हुआ? स्ट्रेन हो गया, ठीक है ना? स्ट्रेन के लिए हम चाहें तो एक सिंबल यूज कर देते हैं S, ठीक है? Yes, sir. नहीं, तो यह जो S आएगा, इसमें जो निकालना है, दैट शुड इक्वल टू T/ay। तो T तो तुमने निकाल लिया है, वो Yes. कितने बराबर है? 2mg/3. 2mg/3 और a y। क्या यही हम लोग का आंसर होना चाहिए? नहीं, Yes, sir. जो वायर पे स्ट्रेन डेवलप करेगा दैट शुड बी इक्वल टू 2mg/3 a y, Y. ठीक। अब इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। Yes. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसमें इसी तरह से हम बात करेंगे। हम ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस उसकी जगह पर एक इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं। अब उस अरेंजमेंट को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो यह एक इंक्लाइंड सरफेस है, ऑफ कोर्स दिस सरफेस इज स्मूथ, ठीक। और यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिंग है पासिंग ओवर ये पुली,
ठीक है ना। इसका जो मास है इस ब्लॉक का, उसको हम पहले की तरफ pm लिख रहे हैं और इसका भी मास m है। ये एंगल हमने 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 12 एंड दैट ऑफ दैट ब्लॉक इज m। और इसमें कह रहा है प्रॉब्लम में कि इस पर एक ऐसे पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एक फोर्स हमें mg/2 लगा रखा है। ये फोर्स लगा दिया है, ये लगा है ये ऐसे जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, मालूम ये है, उसी एक्सेलरेशन से इस स्मूथ सरफेस पर ऐसे ये जाएगा। सरफेस स्मूथ है और पुली कैसा है, लाइट है। ध्यान रखना है, इस पर लिख नहीं रहे हैं, ये पुली इज लाइट एंड स्मूथ एंड द सरफेस इज स्मूथ, दैट इज फ्रिक्शनलेस। ठीक, ये जो कनेक्टिंग वायर है उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a, x मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, और इसका नेचुरल लेंथ क्या है, we have to find क्या the strain developed in the wire। इस वायर में जो स्ट्रेन डेवलप करेगा वह क्या होगा, वेरी सिंपल, ये सब बहुत आसान है। तो उसमें टेंशन निकाल दिया जाए। तो तुम बताओ, तो यहाँ पर तो एक ऐसे फोर्स mg एक्ट करेगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसे लिया जाए क्या, ये 30 डिग्री, तो mg cos 30 √3/2, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा वह mg sin 30, यानी कि वह mg हाफ आ जाएगा, और ये इधर एक फोर्स और लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा क्या। तो पहले टू द इंक्लाइंड सरफेस इस पर टेंशन ऊपर ऐसे हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम सही हो गया था। तो t इधर लग रहा है mg/2, mg/2 तो पहले से लगा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2mg minus t, क्या 2mg नीचे t ऊपर, और दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। तो जो रिजल्टेंट फोर्स 2mg minus t वह कितना होना चाहिए, 2ma, क्या एक इक्वेशन हो गया। और इसके लिए क्या लिखेंगे, t minus mg/2 mg/2, तो ये t minus mg, हाँ mg लिख देंगे, ठीक है ना, और m और उसका एक्सेलरेशन है a, क्या देखो। अब इसको एडअप किया जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ये क्या बचेगा mg, और इधर ये क्या आएगा emg, तो a जो आएगा वह g/3 हो जाएगा क्या। अब जब यह आ गया तो T जो टेंशन होगा वह mg प्लस ma, a की जगह g/3 कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4mg/3 हम लोगों ने टेंशन निकाल लिया। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, टेंशन निकाल लिया, 4mg/3 हो गया। अब उसके बाद तो हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ क्या हम जानते हैं, हुक्स लॉ देखो, वो t/a ये स्ट्रेस हो गया, y डेल्टा l/n ये स्ट्रेन हो गया, डेल्टा l/n, दिस इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर जिसमें हम लोगों को लाना है। अब डेल्टा l/n ये आ जाएगा, डेल्टा l/n क्या हो जाएगा, ये t/ay होगा क्या, और t हमने निकाला है कितना है 4mg/3 a और y, क्या स्ट्रेन हो गई, ये स्ट्रेन जो डेवलप करेगा स्ट्रेन में, इससे शीशा नहीं ये होना चाहिए। ठीक, क्या बात क्लियर है। अब इसी तरह का एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ये बहुत सिंपल है, तो लोगों ने निकाला है, पहले सब किया है, जब इतना ही एडिशन हुआ है तो ये बहुत यहाँ लगा दिया है। जैसे मान लो एक इस तरह से कंसीडर करते हैं एग्जांपल, एक हमारे पास ये वायर है और एक ऐसे ही ब्लॉक है, स्फेरिकल ब्लॉक, राइट, इस तरह का स्फेरिकल ब्लॉक है, और यहाँ पर इसका मास m दिया हुआ है, और इस ब्लॉक को एक लिक्विड में डुबा दिया गया है, ये डुबा हुआ है, देख रहे हैं,
लिक्विड के लिए डेंसिटी रोयल है और ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, रो है। और एक रिलेशन दिया हुआ है कि रो इज इक्वल टू 4 टाइम्स रोयल। देखो ब्लॉक की जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी का क्या है, 4 टाइम्स है। हाफ ऑफ द ब्लॉक इज इधर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ये वायर के लिए क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y एंड नेचुरल लेंथ इज n। ठीक, इसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या है, a, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y और इसका नेचुरल लेंथ जो वो क्या है, n। The block is attached to one end of the wire and this end is fixed. जब इक्विलिब्रियम है तो half of the volume is inside the liquid. Half of the volume of the block is inside the liquid. Half of the volume of the sphere is inside the liquid. Inside the liquid. हमसे क्या पूछा जा रहा है, we have to find the strain developed in the wire. We have to find a strain developed in the wire. कोई बात नहीं, इसमें फिर हम चाहेंगे कि वायर में जो टेंशन हम निकाल लें, फिर हुक्स लॉ हमने अप्लाई किया, उसके बाद रिजेक्ट आ जाएगा। तो बताओ तो इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स एक्ट करेगा तो देखो तो क्या डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा है, यस सर। वाइड फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, हाँ। और टेंशन भी ऊपर एक्ट करेगा। अंडर these three forces this block is in equilibrium। तो B प्लस T क्या होगा, W होना चाहिए। यस B प्लस T इज इक्वल टू W। तो टेंशन T लिखेंगे तो W माइनस B हो जाएगा। यस सर। तो V रो G, ब्लॉक का वॉल्यूम भी डेंसिटी रो G से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, और बॉइंट फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। द हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो V/2 होगा। यस सर। तो माइनस V/2 क्यों, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रोयल और G से मल्टीप्लाई किया। ठीक, ये बॉइंट फोर्स हो गया। बॉइंट फोर्स हम लोगों ने सीखा है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। द हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम यानी V/2 हुआ। डेंसिटी लिक्विड की रोयल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि V रो G लिख लो माइनस V/2, और रोयल क्या है, रोयल क्या रो/4 होगा, यस सर। I into G क्या वो दिया हुआ है। और यहाँ पर हम करें तो ये V रो G माइनस V रो G/8 हो गया। तो दिस शुड बी इक्वल टू 7/8 अब V रो G। अब V into रो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी, दैट विल गिव मास। यस तो V रो जो होगा मास ऑफ द ब्लॉक एंड दैट इज गिवन, वह क्या है, m। एम। तो क्या यह 7/8 mg हो जाएगा, 7/8 mg नहीं। यस सर। ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रेन, जिससे इसको सस्पेंड किया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं हुक्स लॉ पर। हुक्स लॉ क्या करता है, T/A यह स्ट्रेस हो गया, अब y डेल्टा L/L, डेल्टा L/L दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द y। तो ये डेल्टा L/L ये निकाला हम लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा T/AY क्या, यस सर। तो T तो हम लोग निकाल लिया, क्या है 7 mg/8। 7 mg/8 और AY यहाँ पर लिख दिया क्या, यस सर। and this will give the strain developed in the क्या wire. These are some simple applications। हमने स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, स्ट्रेस को बताया है, दोनों में क्या रिलेशन होता है जो हुक्स लॉ दे रहा है, और उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। और कुछ
प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।